हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, स्टार्ट करेंगे आज की डिस्कशन, बट उससे पहले मैं आपको छोटे से इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 10 फरवरी के बाद हमारा ये जो प्रीलिम बूस्टर है और बाकी सारे और भी बहुत सारे वीडियोस ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल पे आया करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप भी देख सकते हो, आज हमने डिस्कशन करी है 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर, पूरा डिस्कशन हुआ है यहाँ पे पेपर का। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा प्यार आपने करंट चैनल को दिया है, इस पर्टिकुलर चैनल पर भी आप उतना ही प्यार दोगे और यहाँ पर भी जुड़ जाओ, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एंड साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करो क्योंकि 10th ऑनवर्ड्स यहाँ पर आपकी वीडियोज आएंगी फॉर प्रीलिम बूस्टर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहला हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग डियरनेस अलाउंस। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो, पहले तो न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ये बात कर रही है कि जो इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा इसके एम्प्लॉयज हैं या पेंशनर्स की बात कर लीजिए, उनके लिए जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, उसको बढ़ाया जाएगा। कहां से कहां तक? 38% था पहले, अब हो जाएगा कितना? 42% हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर न्यूज़ तो समझ आ गई, पर ये डीए है क्या? डियरनेस अलाउंस होता क्या है? देखो, आप नोटिस करो, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए लोगों की जेब में जो पैसा आ रहा है वो भी तो बढ़ना चाहिए। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है? इन्फ्लेशन को अगर आपने बीट करना है या फिर इन्फ्लेशन को आपने मैनेज करना है, उसके लिए क्या होगा? आपकी सैलरी या आपकी पेंशन में भी तो इंक्रीज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आंसर इज यस। उस वजह से क्या होता है ना, हमारी गवर्नमेंट डीएनएस अलाउंस लेके आती है या फिर उसमें इंक्रीज करती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, आपकी ना कुछ बेसिक सैलरी होगी, बिल्कुल, उस बेसिक सैलरी का कुछ पर्टिकुलर जो परसेंटेज होता है वो डियरनेस अलाउंस होता है। जैसे यहां पर इन्होंने इंक्रीज किया ना 42%। ये क्यों किया? क्योंकि जो लोग हैं, जो पेंशनर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हो गया, ये सभी लोगों को एक तरह से इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए, इसलिए डीएनएस अलाउंस के अंदर इंक्रीज किया जाए। तो मीनिंग क्या हुआ डीए का? मीनिंग ये है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आपकी बेसिक सैलरी का जो कुछ परसेंटेज होता है वो चीज प्रोवाइड करी जाती है ताकि आप इन चीजों को अच्छे से टैकल कर पाओ। एक दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे इसके ऊपर टैक्स लगता है। कोई आपसे बोले ना कि डीए के ऊपर टैक्स नहीं लगता, द आंसर इज नो, डीए इज फुली टैक्सेबल। इसके साथ ही जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फिल करते हो ना, तो वहां पर भी आपको अच्छे से बताना पड़ता है कि हाँ यार, डीए से मुझे इतना पैसा कमाई हुई है, तो वो पर्टिकुलर चीज भी टैक्सेबल लिमिट्स के अंदर आती है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो मीनिंग हो गया और साथ ही साथ टैक्स लगता है या नहीं लगता वो भी। साथ में एक चीज नोटिस करो, ये जो डीए है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कैसे? आप सोचो कि एक बंदा रह रहा है कोई मुंबई के अंदर और एक पर्सन रह सकता है कोई छोटे से गांव के अंदर। क्या दोनों जगह महंगाई सेम जगह तेजी से बढ़ेगी? द आंसर इज नो। हो सकता है एक जगह पे जो चीजों के दाम हैं वो काफी तेजी से बढ़े, वेयर एज ऑन द अदर हैंड कुछ जगह पर उन चीजों के दाम थोड़े कम तेजी से बढ़े। तो होता क्या है ना, उनमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये चीज भी वेरी कर जाती है कि पर्सन अर्बन एरिया के अंदर है, सेमी अर्बन है या रूरल एरिया के अंदर है। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं ना, सीपीआई, उसके बेसिस के ऊपर हम इन चीजों को नोटिस करते रहते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या डीए होना चाहिए। ये सारी चीजें यहां पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी साथ में ही जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज हो गए और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लिए डीए में थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज डीएनएस अलाउंस। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है? नॉर्थ स्टार। अब सर ऐसा डिस्कस क्यों कर रहे हैं नॉर्थ स्टार? देखो, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी है ना, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अभी रिसेंटली बात क्या करी, उन्होंने बोला जो पार्लियामेंट है वो नॉर्थ स्टार की तरह काम करता है। कैसे सर? उन्होंने बात करी कि जो पार्लियामेंट है वो डिबेट, डिस्कशन और इन सभी चीजों का, जैसे डेलिब्रेशन हो गया, इनके लिए बड़ा जरूरी है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट बड़ा जरूरी है। और बात ठीक भी कर रहे हैं। हमारा कोई नया लॉ बनना होता है तो कहां पर होता है? ऑब्वियसली डिबेट एंड डिस्कशन कहां होगा? लोकसभा या राज्यसभा के अंदर ही तो होगा ना। तो वहां पर क्या होता है? सरकार अपना मत रखती है, वहां पर जो ऑपोजिशन है उनको कुछ जगह पे घेरने की कोशिश करती है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरह है। आपने आर्टिकल 75 पढ़ा है, ठीक है ना? आप जानते हो इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यही तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात होती है, ठीक है ना? तो उन्होंने बात यहां पे कर दी क्या? नॉर्थ स्टार की। पर यहां पर हम क्या करेंगे, ये पॉलिटी वाली बात को हम ज्योग्राफी के साथ लिंक करेंगे। कैसे? नॉर्थ स्टार पढ़ते हुए कि नॉर्थ स्टार आखिर होता क्या है। देखो, कई बार ना आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कई बार स्काई के अंदर बहुत ही एक ब्राइट चीज देखने को मिली होगी और आपने बात करी होगी सर ये नॉर्थ स्टार है ना? तो इसको क्या बोल देते हैं हम? पोल स्टार भी कई बार बोल दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात देखो,
जो सन होता है, हमारा सूरज होता है, उससे भी 2500 टाइम्स ज्यादा ल्यूमिनस कौन होता है? सन होता है। तो इतनी ज्यादा यहां पे इसकी हमें ल्यूमिनिटी देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है, ये कॉन्स्टलेशन देख रहे हो उर्सा माइनर, तो उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन का पार्ट कौन सा होता है? यहां पर आप देख सकते हो, ये है नॉर्थ स्टार। तो ध्यान से ये बात भी नोट रखना कि किस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन का ये पार्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है उससे लगभग 1 डिग्री अवे ही है, तो कहीं ना कहीं रोटेशनल एक्सिस के इन लाइन ही हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। और ये चीज आज ही हम यूज नहीं कर रहे, ये हम कई सदियों से, कई सालों से यूज करते आ रहे हैं। सर वो कैसे? देखो, पहले के टाइम पे जब कंपास वगैरह बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, तो नॉर्थ स्टार ना हमें एक डायरेक्शन देता था कि हमें ना शिप इस तरफ के लेके जाना है, या फिर इस तरह की चीजें। कहने का पॉइंट हो गया कि आपको नेविगेशन के अंदर, आपको डायरेक्शन ढूंढने के अंदर ये नॉर्थ स्टार बड़ा हेल्प करता था। पर ध्यान देने वाली बात एक समझना कि जैसे ही आप इक्वेटर को क्रॉस करते हो साउथवर्ड साइड, वहां पर जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है ना, वो होराइजन के ऊपर चला जाता है, इट इज लॉस्ट ओवर द होराइजन, और वहां पर ये उतना अच्छे से नेविगेशन हमें नहीं देखने को मिलता। बट अदरवाइज हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसकी एंटीक्विटी से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और साथ ही साथ ये क्या है, नॉर्दर्न स्काई के अंदर हमें ये मोशनलेस देखने को मिल जाता है। एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। देखो यहां पर क्या पूछा गया है, एक साइड हमारी तरफ क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, और दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स के नाम है। अब हमें देखना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। अब यहां पे देखो, एक बात नोटिस करो, पहला जैसे कह रहा है संस्कृत कॉलेज एट बनारस, क्या विलियम जोन्स ने किया था? सोचो जरा, द आंसर इज नो। ये दरअसल में किया गया था किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। कब किया गया था सर? ये था 1791 के अंदर। अब क्यों किया, क्या जरूरत पड़ेगी संस्कृत कॉलेज एट बनारस को एस्टेब्लिश करने की? द आंसर इज, हम देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो थोड़ा जो हिंदू कल्चर हो गया, हिंदू लिटरेचर हो गया, हिंदू रिलीजन हो गया, हिंदू लॉज, इनको समझना चाहते थे। तो यहां पर संस्कृत कॉलेज एट बनारस को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था जॉनसन डंकन के द्वारा। तो पहला तो सर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विलियम जोन्स ने ये चीज नहीं करी थी। तो जैसे आप पहला गलत करोगे, आपको पता है कि आंसर या तो बी होगा या सी होगा। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, कैलकाटा मदरसा, क्या इसको वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था? ये बात बिल्कुल ठीक है। जो स्पेशली अगर मैं बात कर लूं, पर्शियन हो गया, अरेबिक हो गया, इनके द्वारा मैं इनकी चीजों के बारे में थोड़ा नॉलेज गैदर करने के लिए कैलकाटा मदरसा को एस्टेब्लिश किया गया था इन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1781। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सर बिल्कुल ठीक है, और हमारा आंसर भी आ चुका है, क्योंकि सेकंड ठीक है तो ऑब्वियसली बी 2 ओनली हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, हम थर्ड स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली, सर ये तो ठीक लग रहा है। द आंसर इज नो, आर्थर वेलेस्ली नहीं थे। एक्चुअल में क्या था, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने एस्टैब्लिश किया था, ये उनके भाई थे आर्थर वेलेस्ली। ठीक है ना, तो एस्टैब्लिश किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 1800 के अंदर। क्यों किया गया था एस्टैब्लिश? इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग इंडिया में ही हो गए, और वो कहीं ना कहीं जो वर्नैकुलर चीजें उनको समझ पाए, इंडियन सोसाइटी को समझ पाए। इस वजह से इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी इन 1800 बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो कहीं ना कहीं देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन में ना इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, एक चीज कि क्या चीज हुई, किसके द्वारा हुई, कब हुई, और इसके पीछे का रीजन क्या था। तो बेसिकली कब, क्यों, कैसे और क्या रीजन था इसके पीछे का। तो अगर ये 3-4 आपने डायमेंशंस पकड़ लिए ना, तो ट्रस्ट में हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप ये चीज को भी ट्राई करो। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ICET। अब ये क्या है सर? इट स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। देखो वर्ड समझो, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मैं थोड़ा समझाऊंगा इनको फर्दर, पर आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, और साथ ही साथ जो यूएस के काउंटर पार्ट हैं, इनकी एक तरह से ये मीटिंग थी। यहाँ पर इनका पहला डायलॉग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि देखो, इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। किस मामले में? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सर ये है क्या क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? देखो, आजकल के टाइम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारा जो डिफेंस है वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जैसे आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 6G की तरफ। तो इस तरह की नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इंडिया यूएस से क्या सीख सकता है, यूएस इंडिया को क्या सिखा सकता है, तो ये सारी आपस में डिस्कशन होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है, हम उसको बेहतर कर पाएंगे दोनों की दोनों कंट्रीज। तो यही यहां पर बात हुई है, यही डिस्कशन हुआ है दोनों कंट्रीज के रिगार्डिंग। ध्यान रखना, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? मई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, ताकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से सीख पाए।
इसके साथ ही जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही हैं, इनसे क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ध्यान रखने हैं कि कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और इनका फायदा क्या है, तो हर पर्टिकुलर एंगल में आपको फायदा देख सकते हो, जैसे स्ट्रेटेजिक हो गया, कमर्शियल हो गया और साइंटिफिक अप्रोच भी होगी। ये 6 इनके पैरामीटर्स हैं, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, 6G। तो ये सारे डेफिनेटली आने वाले टाइम की कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दुनिया को शेप करने का। तो दोनों कंट्रीज आपस में अगर कोलैबोरेट करेंगी, इट विल बी ग्रेटर फॉर बोथ द कंट्रीज फॉर देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पीएम कुसुम। कुसुम क्या है यहां पे, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। अब समझना है इसको। देखो, एक मान लो कोई किसान है, उस किसान ने कुछ पर्टिकुलर जगह पे अपने कुछ खेत पे कुछ उगा रखा है, पर कुछ पर्टिकुलर जगह ऐसी भी तो हो सकती है जो थोड़ी अनफर्टाइल हो, ठीक है ना। तो वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पर वो सोलर पंप लगा सकता है। अब सर सोलर पंप लगाने से क्या फायदा होगा, कुछ सोचो। सोलर पंप लगाने से यह फायदा होगा कि एक तो ना जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक तरह से पानी की सप्लाई मिलती रहेगी दिन भर, ठीक है ना। इसके साथ ही आप नोटिस करो हमारा फोकस कहां पर है, हमारा फोकस है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें, थोड़ा ग्रीन कंपोनेंट्स की तरफ लेकर आएं। तो यहां पर ये चीज भी होगी क्योंकि सोलर से एनर्जी बन रही है ना, सोलर से हम पानी निकल रहा है। ऊपर से आप नोटिस करो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात करो, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर क्या होता है, सरकार को अच्छी खासी सब्सिडी देनी पड़ती है, पानी के ऊपर देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती। तो अगर ये सारी चीजें एक सोलर पंप के माध्यम से हो जाएगी तो सरकार की सब्सिडी भी कम हो जाएगी। तो इन्हीं सारे अलग अलग बेनिफिट्स को क्लब करके हमारे पास नाम क्या है, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। ये इन चीजों को कवर करता है ताकि किसानों की इनकम भी बढ़े और साथ साथ एनवायरमेंट भी हो और हमारी जो सरकार का पैसा भी बच जाए, तो उनके रिगार्डिंग था। अब न्यूज में एक्चुअल में क्या है, हमने ना 2022 तक सोचा था कि 30,000 मेगावाट इसके रिगार्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है, 30,000 मेगावाट सोलर पावर इससे हम जनरेट कर लेंगे, पर ये नहीं हो पाया। तो हमने जो टारगेट की जो डेडलाइन थी ना उसको शिफ्ट कर दिया है, कहां पर, मार्च 2026 तक हम इसको अचीव करेंगे, ठीक है। इसको लॉन्च कब हुआ था, 2019 के अंदर, और जो बाकी पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं। यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री है जो कंसर्न है, दैट इज MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है पीएम कुसुम के साथ। यहां पर ना आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। व्हाट आर दोस, कि तो 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी, ताकि हम स्मॉल सोलर प्लांट्स के थ्रू हो गया, इंडिविजुअल प्लांट्स की यहां पर बात कर रहे हैं। उसी तरह से कंपोनेंट बी के अंदर क्या है, 20 लाख हमें स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स चाहिए। एंड कंपोनेंट सी के अंदर क्या है, सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। ये थोड़े से आइडियाज रखो इन कंपोनेंट्स का कि क्या क्या हम कवर कर रहे हैं, बट मेजर हमें क्या जानना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है और साथ ही साथ इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम कैसे अचीव करना चाहते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं। ये जो बात करी ना मैंने इकोनॉमी की, एनवायरमेंट की और साथ साथ फार्मर्स की आय को और बढ़ाने की, ये सारे आप मेंस के अंदर भी अपने आंसर्स के अंदर यूज डेफिनेटली कर सकते हो। देखो, जो दिल्ली का नेशनल जू है ना, वहां पर जो ओल्डेस्ट व्हाइट टाइगर थी, अभी उसकी रिसेंटली क्या हो गई है, डेथ हो गई है। सिर्फ डेथ क्यों हुई, लिवर माल फंक्शन की वजह से। ओके, तो देखो न्यूज तो काफी थोड़ा दर्द देने वाली है, बट हमारे लिए बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाइट टाइगर को हम अच्छे से पढ़ लें। पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका कलर व्हाइट कैसे है, ये नॉर्मल कलर की तरह क्यों नहीं दिख रहा। देखो, दरअसल में जो कलर होता है ना, वो पिगमेंट्स की वजह से होता है। जैसे फेलोमेलानिन जो पिगमेंट होते हैं, स्पेशली मैं बात करूं रेड एंड येलो, तो अगर ये रेड एंड येलो जो पिगमेंट्स है, फेलोमेलानिन जो पिगमेंट्स हैं, अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, इनमें कलर नहीं आएगा। इस वजह से इनका कलर क्या रहता है, व्हाइट रहता है। ध्यान देने वाली बात समझना, ये कोई अलग से स्पीशी नहीं है, ना ही कोई ये किसी और की सब स्पीशी है, नहीं, ये बंगाल टाइगर के अंडर ही आती है। बट पॉइंट क्या है कि इनमें ये जो रेड एंड येलो जो फिलोमेलानिन पिगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो एब्सेंट है। इस वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, इनका कलर हो जाता है व्हाइट, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको 2-4 चीजें और ध्यान में रखनी है। पहली चीज, इनका IUCN स्टेटस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो यूपीएससी के, बार बार IUCN स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनका IUCN स्टेटस क्या है, दैट इज एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर जो पिगमेंट वेरिएशन है ना, उसकी मैं बात कर रहा था, उसकी वजह से ये चीज देखने को मिली है। और बाकी सारी चीजें सेम है, ब्लैक स्ट्राइप्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी, पर एक तरह का कोट यहां पे होता है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर पहली जो व्हाइट टाइगर सफारी है, हमें वो देखने को मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स हो गया, जैसे मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहां पर ये पर्टिकुलर व्हाइट टाइगर आपको देखने को मिल जाएगा।
एशियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ये अक्सर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें व्हाइट टाइगर के रिगार्डिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इजी टॉपिक था। अगला चलते हैं, एलिपो के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां पर ना एक्चुअल में ये मैपिंग पर्सपेक्टिव से मैंने ये टॉपिक लिया है। आप जानते होंगे, देखो अभी बहुत ही रिसेंटली ना अर्थक्वेक्स आए, ठीक है, कौन से एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टर्की और सीरिया वाले एरिया के अंदर। आई थिंक अराउंड 7.8 रिक्टर स्केल के ऊपर था, तो काफी एक मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पे काफी सारे देखने को मिले। तो थोड़ा मैपिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ये तो हो गया टर्की की लोकेशन, और ये है सीरिया। सीरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है एलेपो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो नीचे आपको यहां पे इजराइल देखने को मिल जाएगा। काफी बार इजराइल के ऊपर क्वेश्चन आया है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, मेडिटेरियन सी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेबनान हो गया, ठीक है, बाकी जॉर्डन हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये भी आप सभी जानते ही हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा लोकेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा था कि मेडिटेरियन सी के साथ किस किस का बॉर्डर टच होता है, तो ध्यान रखो जॉर्डन का बॉर्डर यहां पे टच नहीं हो रहा है, यहां पे मेडिटेरियन सी का, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। तो अगर थोड़ा एलेपो के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो देखो जो सीरिया वाला एरिया है ना, यहां पर कहीं ना कहीं वॉर वगैरह चलती रहती है, आप सभी जानते हो, काफी कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। और अभी भी फर्दर अर्थक्वेक की वजह से भी थोड़ा जो एलिपो वाला एरिया उसमें फर्दर डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है। तो ये जो एलिपो वाली सिटी है ना, द एंशिएंट सिटी ऑफ एलिपो, इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड जो साइट्स होती है ना, उसके अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने बनाया था कब, 1986 के अंदर। उसके अलावा जो 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है सीरिया की, वो काफी डेंजर वाली साइट्स के अंदर है, लिस्ट ऑफ डेंजर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वॉर वगैरह चलती रहती है, तो हमें डर रहता है कहीं इसकी डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, कुछ बाहरी हमले होंगे, कोई वॉर होगा, उसमें इनको कहीं हार्म ना हो जाए, ये इस चीज का खतरा हमेशा बना रहता है। एंड उसका इंपैक्ट भी इन सभी एरियाज के ऊपर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखोगे ना, चाहे आप मामलुक्स की बात कर लो, आप मंगोल्स की बात कर लो, ऑटोमन हो गया, अरब्स हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं सक्सेसफुली इन्होंने इस पर्टिकुलर सिटी में रूल किया ही है। तो मेजर इंपॉर्टेंट क्या था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, हमारा ये मैप को समझना। मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछता रहा है, तो मेक श्योर कि आपको ये अच्छे से मैप अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के जो 5 टॉपिक्स डिस्कस करें, उसके बेसिस मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कल जो हमने 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, उसके क्वेश्चंस के आंसर मैं क्विकली आपको बता देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पे कमीशन के बारे में, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है? द आंसर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है सर? ये दरअसल में किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, उसके अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो उनमें से सभी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सभी डिपार्टमेंट्स के, पर ये जो पे कमीशन की बात आती है वो आती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 हो जाती है फॉल्स। स्टेटमेंट 2, ऑपरेशन सद्भावना क्या लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए है? आंसर इज यस, ये डिस्कस किया था हमने कल, ठीक है, तो ये ट्रू है। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन में तो यही डिस्कशन की थी ना, कि मान लो आपको अचानक से कहीं पैसा मिल जाए, ठीक है ना, तो उसको ही बोलते थे विंडफॉल गेन। गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देती थी, तो एक तरह का जो अनएंटिसिपेटेड जो गेन होता है ना, जहां पर आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं लग रहा। मैंने बताया था ना, जो एक्सपोर्टर्स थे बेसिकली, एटीएफ हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके रिगार्डिंग। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 4th स्टेटमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है? याद करो मैंने OECD के बारे में क्या बताया था ना, ये वो कंट्रीज यहां पे होती हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI काफी अच्छा होता है, इनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी अच्छे होते हैं, काफी डेवलप्ड कंट्रीज वाली लिस्ट में आ जाती हैं। तो क्या इंडिया इसका मेंबर होगा? द आंसर इज फॉल्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मैंने बताया भी था इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर इंडिया कोऑर्डिनेट जरूर करता है OECD के साथ अच्छा खासा। तो ये स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स हो जाएगा। लास्ट, इरुला कम्युनिटी, क्या ये नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के एथनिक ग्रुप्स हैं? द आंसर इज नो। दरअसल जो सदर्न इंडिया होता है ना, वहां पर था, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उस वाले एरियाज के अंदर यहां पे देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये 5th वाली स्टेटमेंट भी आपकी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये कल वाले आंसर्स थे, और ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, देखो 10 तारीख के बाद से हमारी ये जो वीडियोस हैं आपको हमारे दूसरे चैनल पे देखेंगे, जहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दिया है, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करो। इसके साथ ही अगर आपको आज के लेक्चर की PDF चाहिए, तो मेक श्योर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली आइस नथिंग एल्स, आप इसको ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करो। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।